हाँ तो दोस्तों, नमस्कार सभी को पहले तो। और मैं हूँ विकास कालोया और आज हम बात करेंगे। हम बात कर रहे थे गुप्त काल की, गुप्त डायनेस्टी। और इस गुप्त काल में आज हम कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी जो कुमारगुप्त हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका रोलिंग पीरियड कितना है और इनके समय में कौन कौन से अभिलेख है और इनके समय में किन के द्वारा आक्रमण किया गया, और इस प्रकार की जानकारी अब हम कुमारगुप्त के बारे में प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम कुमारगुप्त के बारे में जानकारी की जब हम बात करते हैं, पहले तो हम रोलिंग पीरियड मतलब इनका टाइमिंग पीरियड कितना था। तो दोस्तों 450 AD से 82 और 55 AD तक है। मतलब 415 ईसा से लेके और 455 है, इनका टाइमिंग पीरियड माना गया है, समय काल माना गया है। और दोस्तों, कुमारगुप्त की जो जानकारी है वो हमें विल्सन अभिलेख से देखने को मिलती है। विल्सन अभिलेख, और इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विल्सन अभिलेख कौन से गुप्त शासक के समय में कौन से शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। तो दोस्तों, विल्सन अभिलेख है ये कुमारगुप्त के द्वारा, और इस विल्सन अभिलेख में कुमारगुप्त ने गुप्त शासकों की वंशावली मतलब है कुमारगुप्त ने विल्सन अभिलेख में गुप्त शासक जितने भी हुए उनको एक क्रम वाइज मतलब एक क्रम ढंग से उत्कीर्ण करवाया विल्सन अभिलेख में। और अब हम बात कर रहे हैं कुमारगुप्त की उपाधियों के बारे में। इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, श्री महेंद्रादित्य और महेंद्र अश्व। तो दोस्तों, ये हमें इनकी उपाधियों के बारे में पता चलता है कि श्री महेंद्रादित्य और महेंद्र अश्व कुमारगुप्त को ही कहा जाता था। और इसी क्रम में हम बात करें तो दोस्तों, कुमारगुप्त ने मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के चलाए। अब बात आ जाए कि दक्षिणी भारत में कौन से गुप्त शासक के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, तो वो तो थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। और मध्य भारत की जो बात आती है, मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाने वाले गुप्त शासक कौन थे, तो कुमारगुप्त। तो दोस्तों, अब हम बात करें कि इन्होंने सिक्कों के ऊपर, कुमारगुप्त ने सिक्कों के ऊपर
गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाया, मोर को मतलब अंकित करवाया। और ये बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्त शासक, कौन से शासक ने गुप्त काल का जो राज चिन्ह था सिक्कों के ऊपर जो गरुड़ के निशान थे उसके स्थान पर मयूर को अंकित करवाया, तो वो थे कुमारगुप्त। और इसी तरह अब हम बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करें इनके समय में आक्रमण की। तो आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो इनके समय में पुष्य मित्रों द्वारा आक्रमण किया गया। और जब पुष्य मित्रों द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय कुमारगुप्त अंतिम समय में थे, मतलब बूढ़े हो गए, और उसको दबाने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को पुष्य मित्रों का सामना करने के लिए भेजा। और उसमें स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित कर दिया, मतलब पुष्य मित्रों की हार हो गई और कुमारगुप्त की जीत, विजय। तो जब हम आक्रमण की बात करते हैं तो पुष्य मित्रों द्वारा आक्रमण किया गया। इसके समय में, कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के समय में। और इस आक्रमण को दबाने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया और इनकी विजय हुई। और ये बात हमें स्कंदगुप्त का जो भीतरीय अभिलेख है उसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि इनके समय में पुष्य मित्रों द्वारा आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने इनको दबाया, इस आक्रमण को दबाया था। और स्कंदगुप्त के समय में मलेच्छों, हूण, इनके द्वारा आक्रमण हुआ था इनके समय में। तो इनके समय में इनके बारे में जब हम बातें करेंगे तब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हो। और अब हम एक विश्वविद्यालय की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये नालंदा विश्वविद्यालय सभी का सुना हुआ और जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। गुप्त समय में, कुमारगुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई। और एक यात्री जिसका नाम है अवेनसोम, और अवेनसोम के अनुसार इसके संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक अवेनसोम ने बताया, उन्होंने बताया शिखरादित्य, मतलब शिखरादित्य भी इसकी एक उपाधि थी कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त को शिखरादित्य भी कहा जाता था। शिखरादित्य या शक्रादित्य, तो शक्रादित्य भी कुमारगुप्त को कहा जाता था। और अवेनसोम ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था सी ओ की। और फाहियान ने जो रचना की थी, कल हमने बात की थी, तो वो थी फोको की रचना की थी फाहियान ने। सी की रचना की थी अवेनसोम ने। तो दोस्तों अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए
बात करते हैं मंदसौर प्रशस्ति की। मंदसौर प्रशस्ति जो मालवा वाला क्षेत्र है, इसमें भी गुप्त काल को कला और संस्कृति के वास्तुकला के हिसाब से भारत का स्वर्णिम काल माना है। ये बात मैंने हम जब गुप्त काल को प्रारंभ में पढ़ रहे थे उस टाइम बताया था। तो मंदसौर में मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर का राज्यपाल बंधु वर्मा था। और इस बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब ये मंदसौर प्रशस्ति कहाँ पे है? मालवा में। और कुमारगुप्त के समय में मंदसौर का राज्यपाल था, जो गवर्नर था वो था बंधु वर्मा। और बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था और इसलिए वो प्रसिद्ध है, क्योंकि महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसका जो शिक्षा का जो विद्या का जो केंद्र था, शिक्षा का जो केंद्र था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो मंदसौर प्रशस्ति के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और इसी क्रम को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो बात आती है अभिलेखों की। तो कुमारगुप्त ही एक ऐसे शासक थे, कुमारगुप्त गुप्त काल के शासकों में जब बात की जाए तो कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया। और बात आती है बंगाल वाले रीजन की, बंगाल वाले क्षेत्र की। तो बंगाल में केवल कुमारगुप्त के ही अभिलेख मिलते हैं। और बंगाल में जो मिलने वाले जो अभिलेख हैं, बंगाल में जो कुमारगुप्त के अभिलेख पाए गए हैं वो दामोदरपुर, धनदे और वेग्राम। तो ये बंगाल वाले क्षेत्र से मिले। और बंगाल वाले क्षेत्र में गुप्त काल के शासकों में से बात की जाए तो कुमारगुप्त के ही अभिलेख देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करें कि इन्होंने अश्वमेध भी करवाए थे। तो ये जानकारी भी हमें, अश्वमेध की जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कुमारगुप्त के सिक्कों से हासिल होती है, प्राप्त होती है सिक्कों से। तो सिक्कों से ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। तो दोस्तों, एक बार इस कुमारगुप्त के बारे में हम फिर से रिवीजन करें, मतलब है एक बार फिर दोहराएं। तो देखो, कुमारगुप्त का जो टाइमिंग पीरियड था, जो रोलिंग पीरियड था, वो 415 से लेके और 455 ईसा तक। ये बात हमें एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखने को मिलती है। और बात आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इनका जो समय है वो 412 ईस्वी से लेके 455 ईसा। और हिंदी अकादमी ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं उसमें हमें गुप्त काल का जो कुमारगुप्त का जिक्र आता है। तो कुमारगुप्त का जो टाइमिंग पीरियड है वो आता है 414 ईस्वी से लेके और 455 ईसा तक। तो दोस्तों, ये तो हुई हमें इनके समय के बारे में। और बात आती है इनकी उपाधियों की। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? तो वो श्री महेंद्रजीत और महेंद्र अश्व
और शक्रादित्य की जो उपाधि थी वो हमें अवेनसोंग के अनुसार देखने को मिलती है। और अवेनसोंग ने अपनी पुस्तक सी कोकी में इनका वर्णन किया है। और बात आती है कि इन्होंने गरुड़ के सिक्कों के गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाया। और बात मंदसौर प्रशस्ति की करें तो मंदसौर का उस समय कुमारगुप्त के समय में जो राज्यपाल था वो था बंधु वर्मा, और बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में, जो एक कुमारगुप्त के बाद में प्रतापी शासक और गुप्त काल का अंतिम प्रतापी शासक माना गया है। स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त काल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। और उसके बाद में हम आगे आने वाले जो वंश है, काल है, जो राजवंश है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।